लखनऊ में रिवर बैंक कॉलोनी स्थित आईएमए भवन में आज एक सीएमई का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के अन्य जगहों से आए चिकित्सकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान विभिन्न बीमारियों को लेकर डॉक्टरों ने इलाज की नई तकनीकों पर जानकारियां भी साझा की। आईएमए लखनऊ के सचिव व नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय सक्सेना ने बताया कि मधुमेह एक ऐसी समस्या है जो आंखों पर गहरा असर डालती है, इसलिए मधुमेह से सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही जीवन शैली को हमेशा बेहतर बनाए रखना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बताया कि मौजूदा दौर में मोबाइल का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। ऐसे में 20-20 का फार्मूला याद रखना चाहिए। 20 मिनट तक मोबाइल देखने के बाद 20 सेकंड के लिए नजर हटाकर दूसरी तरफ देखना चाहिए और हो सके तो 20 फीट दूर देखने की कोशिश करनी चाहिए। वहीं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निरुपमा मिश्रा ने बताया कि महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की बीमारी आम होती जा रही है। इस बीमारी को होने से रोका जा सकता है। इस बीमारी का बचाव और इलाज दोनों संभव होता है। हालांकि कई बार महिलाओं को इस कैंसर के बारे में पता ही नहीं होता है, जिसका एक कारण सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानकारी का न होना बताया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने निसंतान दंपतियों की समस्याओं पर भी बात की। उन्होंने कहा कि खराब जीवन शैली और अधिक उम्र में विवाह होना इस समस्या का एक कारण है। वहीं डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि मधुमेह और रक्तचाप एक ऐसी समस्या है जो कई बीमारियों का कारण बनती है। ये आईएमए में हर साल हम लोग 2 बार ऐसी रिफ्रेशर कोर्स करते हैं। इसमें प्रदेश भर से डॉक्टर आते हैं जो कि एमबीबीएस से लेकर स्पेशलिटी वाइज होते हैं, और यहाँ पे स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं वो उनको नई नई तकनीकों के बारे में बताते हैं, जिससे कि जो है हमारे एक दूसरे के बीच में ज्ञान का आदान प्रदान होता है। यहाँ पर इस समय हम लोग के यहाँ लखनऊ में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली से डॉक्टर ममता भूषण सिंह आई हैं, जिन्होंने एपिलेप्सी मैनेजमेंट पे बताया हम लोग को। इसके अलावा SGPGI, KGMU, मेदांता और अपोलो और चरक हॉस्पिटल के भी डॉक्टर्स आए हैं जो यहाँ पर विभिन्न स्पेशलिटीज़ पे अपनी अपनी टॉपिक्स पे बोल रहे हैं। डायबिटीज़ के कारण होने वाली आँखों में समस्याएं एक प्रमुख रोग है, क्योंकि डायबिटीज़ के बारे में ज़्यादातर लोग जागरूक नहीं हैं। जो जागरूक हैं वो उतना ध्यान नहीं रखते हैं, और देखा जाता है 5 से 10 साल के बाद डायबिटीज़ का असर पर्दे पर, आँख के पर्दे पर पड़ने लगता है। अगर डायबिटीज़ कंट्रोल रहती है तो यही असर 15 से 20 साल में होता है, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर लोग उस समय बेखबर रहते हैं या नहीं ध्यान देते हैं तो उसका असर आंखों पे पड़ रहा है। इसके अलावा बच्चों में भी जो रिफ्रैक्टिव एरर है वो भी हम लोग देखते हैं। काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो चश्मे की उनको ज़रूरत होती है, उनको भी हम लोग चश्मे के ये प्रॉब्लम देख रहे हैं। देखिए, मोबाइल की ज़रूरत अपनी जगह पर है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि उतना ही यूज़ करना चाहिए जितनी ज़रूरत हो। लेकिन इस समय कोविड के बाद से हम लोगों ने देखा कि बच्चों में भी मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन इसके लिए हम लोग ये कहते हैं कि मोबाइल को यूज़ करते समय या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो ग्लेयरिंग डिवाइसेस को यूज़ करते समय 20-20 का रूल ध्यान रखें। हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट की दूरी पर देखें। ऐसा देखने से हमारी आंखों की जो ब्लिंकिंग रेट है वो रिलेटिवली बेटर हो जाती है, और जो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम है, यानी कि कंप्यूटर के कारण जो आंखों पर दुष्प्रभाव होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। इसके अलावा 5 साल से 7 साल के बच्चों में ज़रूर एक बार आंखों का चेकअप होना चाहिए, जिससे आंखों के से संबंधित बीमारियों को, खासतौर से रिफ्रैक्टिव एरर को हम जल्दी से जल्दी पकड़ पाएँ। जी, बहुत सही आपने कहा। हम लोग इसी विषय पर आज विचार भी कर रहे थे। तो जो ये सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, ये अभी भी इंडिया में लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, और हर आंकड़े यही बता रहे हैं कि अभी भी हर 100 में 4 महिलाएं इंडिया की हैं। तो इंडिया में अभी भी ये काफ़ी प्रेवलेंट है, और इसके लिए बहुत जागरूकता की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि जो सर्वाइकल कैंसर है ये बिल्कुल प्रिवेंटेबल है। 35+ पे अगर एक छोटी सी जांच, जिसको पैप्समेयर कहते हैं, अगर इसको कर लिया जाए तो ये इसको समय रहते इसका बचाव किया जा सकता है। और वैक्सीन भी आ गई है, HPV वैक्सीन, जो अब सरकार में पढ़ा भी होगा, आप लोगों ने सुना होगा कि सरकार अब इसको फ्री भी कर रही है। पहले बहुत महंगी आती थी। तो अगर ये अपनी हम किशोरियों को ये लगवा दे 11 से 15 साल के बीच में, तो काफ़ी हद तक इससे बिल्कुल बचा जा सकता है। तो ये कैंसर एक, इससे बचाव करने के लिए मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करूँगी। और ब्रेस्ट कैंसर और बच्चेदानी के कैंसर, ये भी काफ़ी प्रेवलेंट है। और ये सबसे बड़ी बात है लेडीज़ कैंसर की। खास बात ये है कि अगर इसे समय रहते इसका बचाव कर लिया जाए, समय रहते इसको पहचान लिया जाए, तो इससे पूरी तरीके से बचाया जा सकता है, पूरी तरह से इससे मुक्ति पाई जा सकती है।
सिर्फ एक अवेयरनेस की ज़रूरत है। ब्रेस्ट कैंसर में आप सेल्फ एग्जामिन करिए, बच्चेदानी वाले में भी आप समय समय पर एक 35-40 प्लस पे आप अपनी जांचें करवाते रहिए। एक ओवेरियन कैंसर होता है जिसका इलाज जिसको समय रहते नहीं पता लग पाता है, ये एक ऐसा कैंसर ज़रूर है। आजकल हालांकि सुनने में बहुत आता है, ये भी बहुत बहुत प्रेवलेंट है यंग पॉपुलेशन में। कारण इसका जो मेरी समझ में आता है कि जो ये IVF हो रहा है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी साधारण भाषा में कहते हैं, ये भी बहुत प्रेवलेंट है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हार्मोन थेरेपी दी जाती है या अंडे बढ़ाने के लिए दिए जाते, ये एक कारण उभर करके आ रहा है। तो आजकल एक ओवेरियन कैंसर काफ़ी पनप रहा है और ये थोड़ा सा डायग्नोज भी लेट स्टेज में होता है। लेकिन अच्छी बात इसमें भी यही है कि भले ही 3rd स्टेज में भी डायग्नोज हो, पर इसकी भी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी है। तो इसको भी आप घबराएं नहीं, अगर लेट स्टेज में भी पता चलता है तो आप अगर विशेषज्ञ से मिलें तो इसको भी पूरी तरह से ट्रीट किया जा सकता है। तो ज़रूरत सिर्फ अवेयरनेस की है। अवेयरनेस बढ़ाने के लिए समय समय पर ज़रूरत है। कार्यक्रम IMA बहुत अच्छा कर रहा है, अवेयरनेस के लिए फिजिशियंस को सबको अवेयर कर रहा है। आप लोग मीडिया के माध्यम से इसको फैला रहे हैं, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं और भी, लेकिन इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। निसंतानता का आपने सही कहा, ये इस समय प्रेवलेंस इसकी भी बढ़ रही है। एक कारण इसमें जो समझ में आता है कि ये लेट मैरिजेस, आजकल लड़कियां ख़ास तौर पे, क्योंकि लड़कों में तो लेट इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन गर्ल्स में ज़रूर एक सर्टेन एज के बाद अगर शादी हो तो अंडे बनने की क्षमता कम होने लगती है एक एज के बाद। तो इस वजह से काफ़ी हद तक जब लड़कियां अपने पढ़ाई पर और करियर पर फोकस कर रही हैं तो ये एक बड़ा वजह बन करके आया है। तो इन लोगों से मेरी यही सलाह है कि बिल्कुल सही बात है, करियर पर फोकस करना भी ज़रूरी है, पढ़ाई पर भी फोकस करना ज़रूरी है, लेकिन हर चीज़ एक समय होती है। हम लोग की बायोलॉजिकल क्लॉक से ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए छेड़छाड़। एक समय रहते अगर ये सब चीज़ें करनी तो चांसेस कम हैं इनफर्टिलिटी के। और कुछ जैसे स्मोकिंग है, ये सब चीज़ें भी, ड्रग्स भी आजकल युवाओं में बहुत बढ़ रहा है, ये भी एक इनफर्टिलिटी का प्रमुख कारण है। तो इससे भी हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। फास्ट फूड का कल्चर है, इसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स गर्ल्स में आ रही है। तो ये सारी हेल्दी लाइफस्टाइल अगर अपनाई जाए तो काफ़ी हद तक इससे इसको कम किया जा सकता है इनफर्टिलिटी वाला इशू। ये हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। एंड डाइट जो हम लोग फास्ट फूड कल्चर अभी इस समय हो रहा है, ये काफ़ी लेडीज़ के लिए, लड़कियों के लिए, हम लोग ने अभी एडोलसेंट में हम लोगों ने इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि बहुत सारी ऐसी लोगों में, लड़कियों में PCOS एक बीमारी होती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। तो ये जो है लाइफस्टाइल डिजीज़ है, ये पहले नहीं थी, अब ये इतनी बहुतायत में लड़कियों को है। पीरियड की समस्या जब होगी लड़कियों में तो आगे चल के यही इनफर्टिलिटी को जन्म देती है। तो ये सिर्फ लाइफस्टाइल डिजीज़ है जो पहले नहीं थी। तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, डाइट मॉडिफिकेशन से, एक्सरसाइज से काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस पे बहुत ज़्यादा लड़कियों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि अपनी लाइफ हैबिट्स को, इसको सही रखें। पेरेंट्स को इसीलिए हम लोग काउंसलिंग स्कूल में जाके कराते हैं, बच्चों को स्कूल में कराते हैं कि ये फास्ट फूड कल्चर और ये सब चीज़ें, इस सबों को अवॉइड करें। थायराइड एक समस्या है, ये भी आजकल बहुत ज़्यादा देखने में मिल रहा है लड़कियों में। इसका भी कारण जहाँ तक मुझे लगता है फास्ट फूड कल्चर है, क्योंकि फास्ट फूड में आयोडीन, अदरवाइज़ आयोडाइज नमक तो हम सब खाते हैं, फिर क्यों बढ़ रहा है ये? तो रीज़न मुझे यही समझ में आता है, ये जो फास्ट फूड का प्रचलन है, ये भी हार्मोन, बहुत सारी इसके अलावा भी हार्मोन समस्याओं को जन्म दे रहा है। तो ये सब कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी बढ़ा रहे हैं। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और इस तरह की CMEs जो है हम लोग जो कंडक्ट कराते हैं, इसमें काफ़ी हम लोग फिजिशियंस को भी हम लोग अवेयर कर रहे हैं और वो इंटर्न फिजिशियंस जो हैं अपनी सोसाइटी में, स्कूल्स में जा कर के और पेरेंट्स को अवेयर करेंगे, ऐसी हम लोग को आशा है। और ब्लड प्रेशर है, ये हम लोग की बेसिकली ये बीमारी नहीं है, ये लाइफस्टाइल का कॉम्प्लिकेशन जो हम लोग का आजकल चेंजिंग लाइफस्टाइल है, ये उसकी वजह से हो रहा है। आजकल सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, फास्ट फूड है, मेंटल स्ट्रेस है, ओबेसिटी है, स्मोकिंग है, तो इन सब की वजह से ये सब बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट हो रहा है आजकल। ब्लड प्रेशर बढ़ना और डायबिटीज़ की जो इंसिडेंस बढ़ रही है। अब कोई पैदल चलता नहीं है, कोई वॉक करता नहीं है, लेडीज़ घर में काम करती नहीं है, सब जगह मशीनें हैं, तो ये मोटापा बढ़ रहा है। हम लोग पहले सादा चोकर खाते थे, फिर मैदा आ गया, फिर फास्ट फूड आ गया, तो इन सब की वजह से बीमारियाँ बहुत तेज़ बढ़ रही हैं। और एक बार ये हुआ तो फिर उसके कॉम्प्लिकेशन भी होने लगते हैं वो। तो ये अच्छा पब्लिक
बहुत अवेयर नहीं है। कई बार चीज़ें बीपी हो गया, बस बीपी हो गया, लेकिन बीपी के कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे। तो कई बार मरीज़, अच्छा दूसरा कि ये जो दोनों बीमारियां हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इनका कोई सिम्टम नहीं है। या तो रूटीन चेकअप में मालूम पड़ता है कि मुझे बीपी या शुगर हो गया, या जब इसका कोई कॉम्प्लिकेशन होता है। वरना शुगर और बीपी के 50 to 70% मरीज एसिम्टोमेटिक हैं। हम लोग मोटा मोटा कहते हैं कि बीपी में 1/3 पेशेंट अनडायग्नोज्ड है, 1/3 पेशेंट डायग्नोज्ड है जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, प्रॉपर कंट्रोल नहीं है, और बाकी 1/3 सही है। तो बेसिकली कि एसिम्टोमेटिक है। तो बस लोगों को चाहिए कि 40 के बाद या जो भी है एक रूटीन चेकअप कराते रहें, रूटीन जांच कराते रहें, कम से कम 30 से 35 मिनट रेगुलर वॉक करते रहें, जहाँ तक वो फास्ट फूड जंक फूड से बचें, और मेंटल स्ट्रेस को अवॉइड करें, अपना बॉडी मास इंडेक्स मेंटेन रखें और हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, तो इन मर्ज़ों से बच सकते हैं। अदरवाइज़ एक बार ये हो गया तो फिर इनविटेबल है। चिकित्सा विशेषज्ञों की एक राय जो सबसे अहम है वो यह है कि सेहतमंद रहने के लिए जीवन शैली को व्यवस्थित रखना सबसे ज़रूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ वीरेंद्र पांडे, अमृत विचार, लखनऊ।